हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर हमारा चल रहा है। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 2017 के जितने भी पेपर हुए थे, 2017 में 2 पेपर हुए थे, दोनों पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है। आप जा करके इसके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 का पेपर, जो हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, देखिए ये एसएसटी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एसएसटी का पूरा जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, 2016 से अभी तक जितने पेपर हुए हैं, वो सारे पेपर्स को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लोगो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पे ही हमारा एक ऐप है, सत्यम क्लासेस के नाम से। ये आपको प्ले स्टोर पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड मैथ और एसएसटी, ये दोनों के आपको पेड कोर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। मैथ और एसएसटी का आपको कोर्स अलग अलग, और या अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, यानी कि जाने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, तो आप इन दोनों का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसको देखना चाहते हैं, तो आपको फ्री डेमो क्लास भी उस ऐप पे मिल जाएगा। इस दोनों सब्जेक्ट का आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड जो आपके सेमेस्टर सारे चल रहे हैं, सारे सेमेस्टर के बुक्स, पेपर्स, ठीक है, बुक्स, पेपर्स, सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज हम आपको इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि जो बच्चे टेट और सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी टेट और सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, वो हमारे ऐप को तो जरूर ही से जरूर इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। ठीक है, और इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं क्योंकि 1 जून से, ठीक है, 1 जून से हमारे ऐप पर टेट और सीटेट का नया बैच शुरू होने वाला है। तो आप खुद को यहाँ पे एनरोलमेंट में अपना नाम करवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको वहां पे आप जब जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी हमारा मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पहला क्वेश्चन हमारा वस्तुनिष्ठ का है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में आप लोग को पता होगा। कुछ चीजें हम बता देते हैं कि इस रोड को जो कह सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ये कोलकाता से लेकर के, भारत में कोलकाता से लेकर के पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है। ठीक है, पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है। ठीक, दूसरी चीज आप जान लीजिए कि ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने करवाया था। आप लोग को पता होगा कि हुमायूं की हत्या करके हत्या नहीं, हरा करके, हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। ठीक, बाद में इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। जगह जगह पर इसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए और बहुत सारे काम किए, जैसे सराय बनवाए। ठीक है, दूरी मापने के लिए जगह जगह पर पत्थर लगवाए। तो इस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुगल काल की बात कही जा रही है और चित्रकला के उत्कर्ष की बात कही जा रही है। तो अगर आपको पता हो तो चित्रकला का प्रारंभ, ठीक है, चित्रकला का प्रारंभ बाबर से ही हो जाता है। ठीक, जब बाबर के बारे में पढ़ेंगे, बाबरनामा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि चित्रकला का जो प्रारंभ है वो बाबर के ही शासनकाल से हो जाता है। लेकिन जो चित्रकला होती है वो अपने चरमोत्कर्ष पे जहांगीर के शासनकाल में आती है। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में आती है। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके बाद जब आप शाहजहां को पढ़ेंगे तो शाहजहां
के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे भवन निर्माण होते हैं, इसलिए इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चित्रकला के बारे में हमसे पूछा हुआ है कि मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ, तो हमारा इसका अ वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के कितने युद्ध हुए। देखिए कर्नाटक के युद्धों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप अंग्रेज और फ्रांसीसी जब आप पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनियों के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए थे, जिसको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक के युद्ध से नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से जो कर्नाटक का पहला युद्ध है वो हुआ था 1746 से लेकर के 1748 के बीच। ठीक है, दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो 1749 से लेकर के 1754 के बीच में हुआ था। ठीक है, और कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। तीनों का मैंने आपको सन बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में एक चीज और आप भी जान लीजिए कि इसी के बीच में 1760 में ही वांडीवास का युद्ध हो जाता है। ठीक है, 1760 में क्या हो जाता है, वांडीवास का युद्ध हो जाता है। वांडीवास का युद्ध हो जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसको माना जाता है कि ये एक ऐसा युद्ध था कि जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णय कर देता है कि भारत में राज्य किसका चलेगा। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज भारत में राज्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक। ठीक, तो पहले आप जान लीजिए कि एक युद्ध आपको याद होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव क्या होता है, जीत जाता है। तो लॉर्ड क्लाइव ने इसी प्लासी के युद्ध में ही पूरी तरीके से भारत में अपना वर्चस्व दिखाया कि मैं भारत को जीत सकता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको माना जाता है कि ये युद्ध अंग्रेजी सत्ता को भारत में स्थापित करने के लिए बहुत ही कह सकते हैं निर्णायक था। तो इस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य का जो संस्थापक है वो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। देखिए आप लोग को पता होगा कि कितने महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा देश कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप ही जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है। इसमें आप लोगों को अगर पता होगा आप लोगों को, तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे चाइना में जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, चाइना में जनसंख्या अधिक है। इसके बाद आप लोग को ये भी पता होगा कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक, तो भारत और चाइना दोनों किस महाद्वीप में पड़ते हैं, तो दोनों पड़ते हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं और दोनों में ही सबसे ज्यादा क्या है, दोनों में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है।
देखिए, गैर परंपरागत स्रोत का मतलब समझिए कि जितनी चीजें मनुष्यों ने उसमें कुछ भी रिफॉर्म ना किया हो, ठीक है। बस अब देखिए, प्राकृतिक गैस है, इसको प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ठीक है, कोयला, इन सबको एक बार हम जला देते हैं तो दोबारा हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए जनरली परंपरागत स्रोत में आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है। गैर परंपरागत स्रोत जो है, इसमें सौर्य ऊर्जा आता है, ठीक है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर्य ऊर्जा कहते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत में कौन आ जाएगा? सौर्य ऊर्जा आ जाएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन है क्या। देखिए, इसका जो काम है, ये जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करने के लिए लाया गया, करने के लिए लाया गया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए लाया गया। ये विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ, ठीक है। विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ, यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन की जो शुरुआत होती है वो विश्व बैंक की सहायता से शुरुआत होती है इसकी। भारत में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को कम करने से मतलब समझिए कि आप लोग को पता है कि अब हमारा जो जलवायु लेवल है, ठीक है, जलवायु जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। हमारी जलवायु गर्म हो रही है, ठीक है। जलवायु कैसी हो रही है? गर्म हो रही है। तो ये हमें बताता है कि कैसे हमें वृक्ष लगाना है, ठीक है। ओजोन लेयर क्षरण हो रहा है, तो हमें क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। ये सारा काम ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत लाया गया था। और इसका जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था वर्ष 2014 में, ठीक है। चलिए, आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोयला खान स्थित है। रानीगंज कोयला खान स्थित है। आप लोग को अगर पता हो तो आप कमेंट में हमको तुरंत बताइए रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है, ठीक। चलिए, जो रानीगंज कोयला खान है ना, ये भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस तरह से 8वें क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर सही हुआ? 8वें का हमारा अ वाला आंसर सही हो गया, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका का कार्य नहीं है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो देखिए, पहला चीज संविधान की रक्षा करना हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा कानूनों का क्रियान्वयन करना। और चौथा न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक। देखिए, अगर आप न्यायपालिका अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि संविधान की रक्षा करना ये काम सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका करती है, ठीक है। राष्ट्रपति भी शपथ लेता है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, मतलब संविधान के बातों को मानेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जो संविधान की रक्षा करना है कि संविधान को कोई टाल नहीं सकता, संविधान में कहीं बातों को कोई उसको ऐसा नहीं कि कोई ना माने, अगर नहीं मानता है तो उस पर सजा देती है न्यायपालिका, ठीक है। यानी कि संविधान की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। अगर आपका मौलिक अधिकार कोई हनन करता है तो आर्टिकल 32 से आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 से आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन भी न्यायपालिका का काम है। मान लीजिए न्यायपालिका है, उससे भी गलती हो सकती है। तो कभी अगर ऐसा हो कि आपके फेवर में गलत फैसला आ गया हो, तो आप पुनर्विलोकन के लिए, यानी कि फिर से देखना, यानी कि न्याय को फिर से देखना, तो जो जस्टिस आपके लिए आया हो, आप फिर से देखने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है।
तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि अपने दिए गए निर्णयों को वो फिर से देख सकती है, ये भी न्यायपालिका का काम है। लेकिन कानूनों का क्रियान्वयन, कानूनों को लागू करने का काम कौन करता है? तो ये संसद है जो कानूनों को बनाती है, लागू करती है, ठीक है। और व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका दोनों मिलकर के कानूनों का क्रियान्वयन करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि न्यायपालिका का कार्य नहीं है, तो स वाला जो है ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की बात कही जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है? सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। तो कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किससे प्राप्त, निम्न में से प्राप्त है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि जो महाभियोग लाने की प्रक्रिया है ये चाहे राष्ट्रपति पर हो चाहे सुप्रीम कोर्ट पर हो, ठीक है। महाभियोग लाने का काम जो है ये पूरा का पूरा काम संसद को है। किसको है? संसद को है। संसद के दोनों सदन मिल करके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए ला सकता है महाभियोग कि आप काम करने के लायक नहीं है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो महाभियोग लाने का प्रोसेस होता है, देखिए हम आपको यहाँ बता दिए, चाहे राष्ट्रपति का बात हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का बात हो, ठीक है। तो ये संसद ही उन लोगों के ऊपर महाभियोग लाती है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा 10वें वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, या ब कह सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं आज के, हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एक एक आंसर बोलते चलती हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने कराई थी? शेरशाह सूरी ने। दूसरा क्वेश्चन, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था, तो जहांगीर के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए, तीनों के मैंने सन लिख दिए हैं। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने, चूंकि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो बता दिए 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। न्यायपालिका का कार्य नहीं है कानूनों का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, ठीक है। चलिए इस तरह से आज के हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। कल हम फिर 10 क्वेश्चन करेंगे जो हमारा पार्ट 2 रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगी कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, जो हमारा सत्यम क्लासेस के नाम से ऐप है। आप इसको डाउनलोड करिए, जा करके इसको विजिट करिए, आपको यहाँ पे बहुत सारी आपकी ज़रूरतों की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके फायदे की चीज़ है इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।